साउथ वाले हमेशा प्रूव करते हैं कि मूवी में बड़ा एक्टर हो ना हो, वो अपनी कहानी से सबको दीवाना बना ही लेंगे। आज की मूवी भी ऐसी ही है जो सीधा दिल पर असर करती है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि आखिर ये इंसान पैसा और प्यार में से किसके जरिए जिंदा रह सकता है। ये मूवी मैंने आज देखी और सच में मुझे तो काफी अच्छी लगी। मूवी का नाम आपकी स्क्रीन पर यह है। अब आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके सपोर्ट कर दीजिए, तभी हम मोटिवेशन के साथ रेगुलर वीडियोस ला पाएंगे। अब चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां एक 90 साल की बूढ़ी औरत रहती है। इनका नाम है पन्नूताई और पूरे गांव में इनका काफी ज्यादा खौफ है। कोई भी इनके सामने आवाज तक उठा नहीं पाता। असल में पन्नूताई ने गांव के आधे से ज्यादा लोगों को ब्याज पर पैसे दिए हुए हैं और वो रोजाना सुबह वही पैसा वसूलने निकल जाती हैं। अक्सर पन्नूताई को देखते ही एक लड़का पूरे गांव में भागता हुआ यह ऐलान करता है कि पन्नूताई पैसे लेने निकल चुकी हैं। अब ये सुनते ही गांव के सारे लोग जिन्होंने भी कर्जा लिया है वो सब कहीं न कहीं जाकर छुपने लगते हैं, जैसे उन्होंने कितना बड़ा पाप किया हो। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि अगर कोई 2 दिन भी लेट हो जाए तो पन्नूताई अपने छाते से उसे बुरी तरह मारती हैं। वो मारने में मर्द और औरत तक में भेदभाव नहीं करती। मतलब हम कह सकते हैं कि बड़ी ही जालिम औरत है ये। फिर इन्हीं कर्जदारों में एक पियक्कड़ भी होता है जो पूरे दिन दारू पीकर टल्ली रहता है और आज भी वह पन्नूताई का नाम सुनते ही भागने लगता है। लेकिन पन्नूताई उसे सड़क पर ही पकड़कर धमकी देती है कि अगली बार मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो तुझे पानी में उबाल दूंगी। इसके बाद ये पियक्कड़ पूरी बोतल चढ़ाकर गांव के मंदिर में आता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान अगर तू सच में है ना तो इस पन्नूताई को उठा ले रे देवा। इस बुढ़िया ने पूरे गांव का सुख चैन छीन रखा है, हम सब परेशान हैं। असल में देखा जाए तो इस गांव के सारे ही लोग पन्नूताई की मौत की दुआ करते रहते हैं, क्योंकि पन्नूताई मरी तो इन सब लोगों को कर्जा भी लौटाना नहीं पड़ेगा और सब सुकून से रहेंगे। इधर हमें पता चलता है कि पन्नूताई के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। उस बेटी का नाम है सुरली जो उसके साथ ही रहती है और सुरली का एक बेटा भी है। असल में 4 साल पहले सुरली की शादीशुदा जिंदगी उजड़ गई क्योंकि उसका पति लालची था और सुरली की शादी के वक्त पन्नूताई ने वादा किया था कि दामाद को 3 तोला सोना देगी, लेकिन वक्त आने पर उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। जिसके बाद तो सुरली के पति ने अपनी बीवी और बच्चे को इसी घर में छोड़ दिया और खुद अकेला रहने लगा। वही जो पन्नूताई के 3 बेटे हैं वो भी अलग अलग गाँव में बसे हुए हैं, क्योंकि पन्नूताई के पति के मरने के बाद बेटों ने बोला था कि माँ घर की जमीन अब बराबर बराबर बांट लेते हैं, लेकिन पन्नूताई ने साफ मना कर दिया कि मेरे रहते मैं बंटवारा नहीं होने दूंगी क्योंकि ये पूरी मेरी जमीन है। खैर अब एक दिन जब सुबह सुबह पन्नूताई अपने कमरे से बाहर नहीं आती तो सुरली अपने बेटे से कहती है कि जरा जाकर देख नानी कहाँ रह गई। अब जैसे ही बेटा अपनी नानी को देखने आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से चिल्लाता हुआ अपनी माँ को बुलाता है। अब उसकी आवाज सुनकर सुरली दौड़ती हुई आती है और जैसे ही वो पन्नूताई को देखती है तो वो भी चिल्लाने लगती है कि माँ ये क्या हो गया। ये आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग दौड़ते हुए घर में घुस आते हैं और सबको लग रहा था कि शायद पन्नूताई मर गई होगी, लेकिन ये क्या, पन्नूताई तो जिंदा है लेकिन उन्हें लकवा मार गया है जिसके कारण वो ना तो बोल सकती हैं और ना ही हिल सकती हैं। ये देखकर भी गांव वालों को काफी अच्छा लगता है कि चलो बुढ़िया भले ही मरी ना हो लेकिन कम से कम अब उठ नहीं पाएगी और अब हम मार खाने से बचे रहेंगे जिसे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं कि कुछ लोग तो खुशी से नाचने लगते हैं। इसके बाद वही छोटा लड़का जो पन्नूताई के निकलने का ऐलान करता था वो आज फिर पूरे गांव में चिल्लाता हुआ जाता है कि पन्नूताई को तो लकवा मार गया, अब वो नहीं आने वाली। ये सुनकर पूरे गांव में तो खुशी का माहौल छा जाता है, लेकिन वो पियक्कड़ आदमी सीधा मंदिर में आता है और हाथ जोड़कर भगवान से कहता है कि भगवान तूने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन अगर वो बुढ़िया मर जाती ना तो ज्यादा अच्छा होता। वहीं यहाँ गाँव वाले भी पन्नूताई को देखने आए थे और वो भी सोच रहे थे कि ये बुढ़िया मर जाए तो अच्छा होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पैनी नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई। ये बेचारा कई सारी मैरिज ब्यूरो में चक्कर काट चुका है लेकिन फिर भी इसकी बात नहीं बन पाई। फिर आज एक मैरिज ब्रोकर उससे साफ कहता है कि अब तुम्हें कुंवारी लड़की भूल जानी चाहिए, इसलिए एक आखिरी ऑप्शन है। बगल वाले गाँव में एक औरत है जिसका 2 बार तलाक हुआ है, अगर तुम चाहो तो उससे शादी कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, शादी से पहले उसे 12 तोला सोना देना होगा। ये सुनकर पैनी सोचता है और फिर मजबूरी में हाँ कह देता है और पैनी ने सोचा था कि पन्नूताई से सोना सस्ते दाम में ले लूंगा। अब इसी बीच उसे पन्नूताई के लकवे की खबर मिलती है। इस पर वो सोचता है कि 12 तोला सोना अब मैं कहां से लाऊं, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। फिर थोड़ा सोचने पर वो दिमाग चलाता है और कहता है कि अगर ये काम करना है तो पन्नूताई को लकवे से ठीक करना होगा। इसी तरह से वे अपने साथ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को लेकर सीधा पन्नूताई के घर पहुंच जाता है। यहाँ डॉक्टर को देखते ही गाँव वाले भड़कने लगते हैं कि हम सब तो चाहते थे कि
ये बुढ़िया मर जाए और ये पागल आदमी इसे बचाने डॉक्टर लाया है। खैर यहाँ डॉक्टर जांच करके साफ कहता है कि भाई ये मामला तो सीरियस है और ज्यादा से ज्यादा इनके पास केवल 48 घंटे हैं। तब डॉक्टर की बातें सुनकर गाँव वाले फिर से खुश हो जाते हैं कि वाह अब तो मरने का टाइम भी फिक्स हो गया है, चलो मरने से पहले सारी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन पैनी के दिमाग में कुछ और चल रहा था और उसे तो 12 तोला सोना चाहिए था शादी करने के लिए, जो पन्नू ताई के अलावा कोई और दे नहीं सकता। इसके बाद हम पन्नू ताई के बेटों को देखते हैं, जिसमें पहला था ओपिलियन जो शादियों में गाना बजाने का काम करता है, दूसरा बेटा है विजयन जो एक ऑटो ड्राइवर है और तीसरा बेटा है सेल्वन जो एक छोटी सी फूल की दुकान चलाता है। जब माँ के लकवे की खबर इन्हें भी मिलती है तो ये तीनों भी फटाफट गाँव में आते हैं, लेकिन ये सीधा घर के अंदर नहीं जाते बल्कि ये गैरों की तरह ही बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में भी वही चल रहा होता है कि अगर माँ टपक गई तो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। इधर पन्नू ताई अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी हाथों से इशारा करने लगती है, लेकिन किसी को भी उनका इशारा समझ नहीं आता। अब आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है और अगली सुबह गोल्ड कुमार नाम का आदमी पन्नू ताई के पास आता है। वो उनके पैर छूता है और बड़े ही इज्जत से बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि हम लोग इसके मरने का इंतजार कर रहे हैं और ये आदमी आकर इतना सम्मान दे रहा है, आखिर ये है कौन। तब पैनी भी ये देखकर हैरान था, इसलिए वह जाकर पूछता है कि भाई तुम कौन हो। तो गोल्ड कुमार उसे साइड में लाकर कुछ बताता है। ये सुनकर तो पैनी हक्का बक्का रह जाता है। फिर पैनी तुरंत पन्नू ताई के तीनों बेटों को बुलाकर गोल्ड कुमार के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि भाई जो भी बोल रहे हो ना अब इन तीनों के सामने बोलो, ये उनके बेटे हैं। यहाँ गोल्ड कुमार उन्हें बताता है कि आपकी माँ ने बिना बताए मेरे पास एक गोल्ड चिट डाला था जिसमें वह लंबे समय से गोल्ड इकट्ठा कर रही थी और अब वो चिट फंड मैच्योरिटी पर खत्म हो चुका है और आपकी माँ को पूरे 160 तोला सोना मिला है, साथ ही पिछले महीने वह सारा सोना अपने पास ले आई है। ये सुनते ही तीनों बेटों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि माँ के पास इतना सोना है। इसके बाद तो ये चारों लोग आपस में मीटिंग करते हैं कि सबसे पहले हमें वह 160 तोला सोना ढूंढना होगा कि आखिर माँ ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। उनके मरने से पहले ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में कानून के हिसाब से सारा सोना बेटी को जाएगा और फिर उसका पति रूबा इडली भी उसमें हाथ मार लेगा, इसलिए वो सोना हमें ही मिलना चाहिए। इसी बीच बाहर से जोर जोर से डीजे की आवाज आने लगती है, जहाँ पर सुरली का पति रूबा इडली म्यूजिक बजाते हुए पन्नू ताई के घर की ओर आ रहा था, क्योंकि उसे भी खबर थी कि पन्नू ताई जाने वाली है। ये देखते ही ये चारों लोग प्लान करते हैं कि सबसे बड़ा खतरा रूबा इडली है, इसलिए सबसे पहले हमें सोना ढूंढना है। अब यहाँ जो थोड़ी देर पहले ये तीनों लड़के घर के अंदर जाने से झिझक रहे थे, वो सोना ढूंढने के लिए चुपचाप घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन सब कुछ ढूंढने के बाद भी इन्हें सोना नहीं मिलता। फिर थककर जब ये चारों वापस पन्नू ताई के बिस्तर के पास आते हैं तो वह फिर से हाथों से इशारा करने लगती है, पर इनकी समझ कुछ भी नहीं आता। तभी इनकी नजर एक सीक्रेट सी दीवार वाली अलमारी पर जाती है। ये सोचते हैं कि जरूर खजाना यही होगा, पर अलमारी खोलते ही उसमें केवल मिठाइयाँ रखी थी, जिससे ये लोग तंग आ जाते हैं कि माँ ने सोना कहाँ रखा है। फिर अगले दिन पैनी तीनों बेटों को साइड में लाकर कहता है कि देखो मुझे वो सोना ढूंढने का एक तरीका पता है, लेकिन पहले हमारे बीच डील हो जानी चाहिए। मुझे बस 10 तोला सोना चाहिए ताकि मैं अपनी शादी कर सकूं, बाकी का सारा सोना तुम लोग आपस में बांट लेना। तो इस पर तो ये तीनों बेटे तुरंत मान जाते हैं कि ठीक है 10 तोला तुम्हारे और बाकी 150 हमारे, 50-50 तोला हम बांट लेंगे। इसके बाद पैनी अपना मास्टर प्लान बताता है कि तुम्हारी माँ जिस तरह से हाथ के इशारों से बात कर रही है उसकी भाषा समझने के लिए एक इंसान को जानता हूँ मैं। वो दूरदर्शन में न्यूज पढ़ता है और उसने साइन लैंग्वेज सीखी है, इसलिए अब केवल वही तुम्हारी माँ का इशारा समझ सकता है। इसके बाद जब ये तीनों भाई घर आते हैं तो इनकी बीवियों को इन पर शक होता है कि ये लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। तब शक को देखकर तीनों आखिरकार अपनी बीवियों को बताते हैं कि माँ के पास 160 तोला सोना है, हमें जल्दी से उनका इलाज करवाना होगा वरना सोना हाथ से निकल जाएगा। यह सुनकर तीनों बहुएं माँ की जान बचाने के नाम पर अपने अपने गहनों में से थोड़ा थोड़ा सोना निकाल कर इन्हें दे देती है कि जाओ माँ की जान बचाओ। वह सोचती है कि कल को जब इतना सारा खजाना मिलेगा तो सब कुछ वसूल कर लिया जाएगा। फिर अगले दिन पैनी दूरदर्शन वाले उस आदमी को लेकर पन्नू ताई के घर आता है और इन लोगों ने इस तरह से उसे कपड़े पहनाए थे कि गांव वालों को लगे कि ये कोई बड़ा अधिकारी है, लेकिन गांव वाले तो कुछ समझ नहीं पाते, हालांकि सब लोग उसकी इज्जत कर रहे थे। इसके बाद वह पन्नू ताई के सामने खड़ा होकर हाथों के जेस्चर से सवाल पूछता है, तो पन्नू ताई भी आंखों और उंगलियों से जवाब देने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर बाद वह आदमी बाहर आता है और बेटों से कहता है कि आपकी माँ कह रही है कि वह कोई चीज लेकर आई है और वह उन्हें अपने तीनों बेटों में बांटना चाहती हैं। ये सुनकर तो तीनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप पूछो ना कि वो कौन सी चीज है और वो कहाँ है। तभी अचानक पन्नू ताई की सांसें अटकने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। इतने में पास खड़ी नर्स घबराकर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, वरना पन्नू ताई की जान भी जा सकती है। इस पर तो तीनों बेटे और पैनी रोने पीटने का नाटक
करके पन्नू ताई को तुरंत हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगते हैं। हालांकि इस बारे में रूबा इडली को कुछ भी बताया नहीं जाता ताकि रूबा इडली अपने काम में ही अटका रहे। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर ये लोग अपने अपने पास जो पैसे रखे थे वो सब निकाल कर दे देते हैं, जो कि इनकी बीवियों ने ही दिए थे। जिसके बाद पन्नू ताई के टेस्ट किए जाते हैं और इस तरह से इन लोगों का खर्चा बढ़ता जा रहा था। फिर डॉक्टर सीधे बताने के बजाय बस इतना कहते हैं कि अभी उनकी हालत क्रिटिकल है, हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। हालांकि इस दौरान तीनों भाई अपनी माँ का ख्याल भी रख रहे थे और वो ये भी सोच रहे थे कि अभी थोड़ा और खर्च कर देते हैं, आगे चलकर वो 160 तोला हमें ही मिलेगा। फिर जब पैसे भी कम पड़ते हैं तो वह अपनी बीवियों को फोन करके पैसे मंगा लेते हैं, जिसके चलते बहुएं भी अपने गहने बेचकर पैसे भर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पन्नू ताई की तीनों बहुएं घर पर आकर सुरली के पीछे लग जाती हैं और उन्हें पूरा शक था कि सुरली को 160 तोले सोने के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन सुरली को भी इस बारे में खबर नहीं थी। दूसरी तरफ वो पियक्कड़ अब रोज मंदिर में दिया जलाकर बैठा रहता है। उसका कहना था कि जैसे ही ये दिया बुझेगा वैसे ही पन्नू ताई की जिंदगी भी बुझ जाएगी, लेकिन वो दिया पूरे दिन जलता रहता था। यहाँ सुरली का पति रूबा इडली अपने सालों की प्लानिंग समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उसका मानना है कि पहले तो ये तीनों अपनी माँ के नाम पर 1 फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करते थे, अब अचानक इनका दिल कैसे बदल गया। इसलिए वो सोच लेता है कि दाल में कुछ काला है। फिर सच्चाई जानने के लिए वो सीधा पैनी को पकड़ता है और उसे डराता है कि बता तुम चारों मेरी सास को किस हॉस्पिटल में लेकर गए हो और वहाँ क्या प्लानिंग चल रही है। तब पैनी पहले तो टाल मटोल करता है, लेकिन फिर इडली के डर से वो सब बताता है कि गोल्ड चीट फंड से 160 तोला सोना तुम्हारे घर पर रखा गया है और वही ये लोग ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर तो रूबा इडली को मजा ही आ जाता है, कितना सारा सोना मेरी सास के पास है। फिर वो कहता है कि उन तीनों को अपने पैसों से माँ का इलाज कराने दो, फिर जब मेरी सास ठीक होकर आ जाएगी ना तो कानूनी तौर पर वह सारा सोना दहेज के नाम पर मेरी घरवाली यानी सुरली के नाम पर होगा, जिससे वो घूम फिर कर मेरे पास ही आएगा। इसलिए वह पैनी से बोलता है कि तू हॉस्पिटल में जो भी चल रहा है मुझे सब बताते रहना। इधर हॉस्पिटल में तीनों भाई डॉक्टर के पीछे पड़े होते हैं कि सर हमारी माँ की तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर इन्हें इंग्लिश में कहता है कि इट्स नॉट गुड। ये सुनकर इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। तभी विजयन सेल्वन से पूछता है कि अरे भाई इसने क्या बोला, तो सेल्वन कहता है कि अरे भैया तुमने देखा नहीं, वो हंसते हुए कह रहा था मतलब माँ की तबीयत ठीक होने वाली है। ये सुनकर तो इनकी जान में जान आती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक हॉस्पिटल में हलचल बढ़ जाती है और सारी नर्स जूनियर डॉक्टर पन्नू ताई के रूम की ओर भागते हैं, जिसे देखकर ये तीनों भी घबरा जाते हैं। फिर ये डॉक्टर से पूछते हैं कि सर हमारी माँ ठीक तो है ना, तो इस बार भी डॉक्टर इंग्लिश में कुछ कहता है जो इन्हें समझ नहीं आता। तभी पास खड़ी नर्स इन्हें बताती है कि डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं कि आपकी माँ की हालत बहुत खराब है, अभी कुछ कह नहीं सकते। ये सुनकर तो विजयन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सेल्वन से लड़ने लगता है कि तूने झूठ क्यों बोला कि माँ एकदम ठीक है, अगर हमें पहले से पता होता तो हम माँ को घर ले आते, इतने सारे पैसे क्यों फूकते, माँ के इलाज के चलते मेरी बीवी के गहने भी चले गए। अब यहाँ लड़ाई होने के बाद सेल्वन मायूस होकर बाहर आ जाता है। फिर वो हॉस्पिटल कंपाउंड में जाकर देखता है कि एम्बुलेंस के पास कुछ लोग ड्राइवर से लड़ रहे हैं और ड्राइवर आराम से टायर का पंचर ठीक करवा रहा है। फिर वो देखता है कि एम्बुलेंस के अंदर एक बूढ़ी औरत पड़ी है जिसे सांस लेने में दिक्कत है। ये देखकर सेल्वन गुस्से में ड्राइवर पर चिल्लाता है कि आखिर तुम यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हो। फिर सेल्वन उस परिवार से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि ये ड्राइवर हमारी बात नहीं मान रहा। इस पर सेल्वन ड्राइवर को डांटता है कि ये जो लोग कह रहे हैं तुम वही करो ना, वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा। ये सुनकर ड्राइवर बड़ी बुरी शक्ल बनाकर उस औरत के पास जाता है और फिर उनका ऑक्सीजन मास्क हटा देता है, जिससे कुछ ही देर में सेल्वन की आंखों के सामने उन लेडी की मृत्यु हो जाती है। फिर जैसे ड्राइवर बाहर आता है तो सेल्वन ड्राइवर से पूछता है कि आखिर ये लोग तुमसे करवाना क्या चाहते थे, तो ड्राइवर सच बताता है कि ये लोग अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आए थे और डॉक्टर ने कहा था कि इनकी कंडीशन बहुत खराब है, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि इन्हें वापस घर ले जाते हैं, वहाँ शायद अपने परिवार के बीच में शांति से जीवन छोड़ देंगी। लेकिन ये लोग बड़े ही गिरे हुए लोग हैं, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन निकाल दो, हम इन्हें घर नहीं ले जाएंगे, बस यहीं पर मार देंगे। ड्राइवर आगे बताता है कि सर इस हॉस्पिटल में रोज ऐसे ही केसेस आते हैं, इसलिए मैंने गाड़ी का टायर पंचर करवा दिया था ताकि थोड़ी देर ये औरत और जी सके, लेकिन अब देखिए वो चली गई अपने ही परिवार के कारण। ये सुनकर सेल्वन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि जैसे वह खुद उसी की जगह पर खड़ा हो और वह भी तो अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। पैसे बचाने के चक्कर में वो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ने वाला है, इसलिए वह तुरंत वार्ड में वापस आता है और देखता है कि ओपिलियन और विजयन डॉक्टर से लड़ रहे हैं कि अब हम बिल और नहीं भर पाएंगे, हमारी माँ को डिस्चार्ज कर दो, हम उन्हें घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन तभी अचानक एक तरह का मिरेकल होता है और हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर खुद इनके पास आता है। वो कहता है कि लाखों केसेस में से कभी कभार ऐसा होता है, कल आपकी माँ की हालत बहुत खराब थी लेकिन आज उनकी पल्स नॉर्मल हो गई है, अगर उनका ठीक से इलाज हो जाए तो उनकी जान बच
जाएगी, इसलिए अब हमें एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। लेकिन ये ऑपरेशन करीब 4 लाख का होगा। जो सुनकर तो इन सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन सेल्वन, जिसके दिमाग में वो एम्बुलेंस वाली घटना चल रही थी, वो इन सभी को समझाता है कि अरे भैया, सिर्फ 4 लाख की ही तो बात है, किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेंगे ना। अगर माँ बच गई तो वो सारा सोना हमें ही मिलेगा, जिससे हमारा कर्जा उतर जाएगा। असल में वो अपनी माँ को बचाना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि उसके भाई कितने बड़े लालची हैं, इसलिए उसने उनके दिमाग में पैसों को लालच डाल दिया। अब ये सब होने के बाद पेनी तुरंत रूबा इडली को फोन मिलाता है और पूरी बात बता देता है कि तुम्हारी सास का ऑपरेशन हो जाएगा और वह बच जाएंगी, लेकिन अगर वह ठीक हो गई तो खुद सोना उनके बेटे को ही मिलेगा, क्योंकि उनका इलाज वही करवा रहे हैं। ये सुनकर तो रूबा इडली भड़क जाता है कि ऐसे कैसे। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए देता हूँ, तुम वो हॉस्पिटल में दे देना, पैसे मेरे होंगे तो बात बन जाएगी। और बाद में जब सास ठीक हो जाएगी तो लास्ट में वह सोना मेरी बीवी के हाथों मेरे पास ही आएगा। इस तरह से रूबा इडली 4 लाख पेनी को दे देता है। फिर पेनी वो पैसा ले जाकर हॉस्पिटल में जमा करवाता है, जो देखकर तो ये तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया, और हमारी बीवी के पास तो इतना पैसा था ही नहीं। खैर, अब ऑपरेशन शुरू होता है और आखिरकार पन्नुताई ठीक हो जाती है। फिर ये तीनों भाई डर डर कर सोचते हैं कि क्या माँ को सब याद होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भूल जाएं और सोने का राज भी उन्हीं के साथ चला जाए। फिर जब पन्नुताई होश में आती हैं तो ये लोग उन्हें पुकारते हैं। तब पन्नुताई एक एक को पहचानते हुए वही पुराना डायलॉग कहती हैं कि तुम सब मेरे पास क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर में मरो। यह सुनकर तो तीनों बेटे खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारी माँ ही है, क्योंकि इन्हें भी आदत है ऐसी गालियाँ खाने की। फिर वह कहते हैं कि अरे माँ, हमने ही तो आपका ट्रीटमेंट कराया है। जब आप खटिया पर लेटी थी तो आपने हमें इशारा किया था, वो क्या था, कहीं आप सोने का इशारा तो नहीं कर रही थी। ये सुनकर पन्नुताई थोड़ा सोचती हैं, फिर वह पूरी क्लियरिटी से कहती हैं कि अरे ऊपर पंखा चल रहा था ना, तो मैं इशारे से कह रही थी कि पंखे का स्विच बंद कर दो, वरना बिजली का बिल ज्यादा आएगा। लेकिन तुम लड़कों ने मेरी बात ही नहीं सुनी, पता नहीं कैसे निकम्मे लोग हो। ये सुनते ही तीनों लड़कों का दिमाग घूम जाता है कि हम फालतू में इतना दिमाग चला रहे थे और इस बुढ़िया को मरते समय भी बिजली के बिल की चिंता थी। फिर वह पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमने गोल्ड कुमार के पास चीट फंड में 160 तोला सोना जमा किया था क्या? तो पन्नुताई भड़क जाती हैं कि ये गोल्ड कुमार कौन है और मैं किसी गोल्ड कुमार को नहीं जानती। ये सुनते ही इन तीनों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि जिस गोल्ड कुमार ने ये सारी चीट फंड वाली कहानी सुनाई थी, वो गाँव का एक पागल आदमी था, जो किसी के भी घर में मौत होती है तो वहाँ जाकर यही डायलॉग मारता है कि आपके बाप ने, आपकी माँ ने मेरे पास चीट फंड डाला था और ये लोग 160 तोला सोना लेकर मर गए। यानी एक मेंटल ने इन सबके साथ इतना बड़ा गेम खेल दिया। तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और खुशखबरी देते हैं कि तुम्हारी माँ एकदम फिट है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में पन्नुताई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं और अब गाँव के पास जैसे ही जीप रुकती है तो सारे गाँव वाले उन्हें जिंदा देखकर दहल जाते हैं कि ये तो मरने वाली थी, तो ये जिंदा कैसे लौट आई। और यहाँ पर सबके चेहरों के रंग उड़ गए थे। इसके बाद पन्नुताई अपने घर में आती हैं और अपनी खटिया पर बैठ जाती हैं। फिर वो अपने बेटे को बाहर रोककर केवल अपनी बहुओं और बेटी को बुलाती हैं। अब जिस खटिया पर वो बैठी हुई थी उसके एक हैंडल को वो घुमाती हैं तो खटिया की सीक्रेट अलमारी खुलती है और पन्नुताई जब पूरी तरह से उस खटिया को खोलती हैं तो उसमें निकलता है ढेर सारा सोना, जो देखकर तो बहुओं के होश उड़ जाते हैं कि ये इतना सारा सोना, वो भी इसी खटिया में। तब पन्नुताई मुस्कुराकर कहती है कि जब मैं इस घर में आई थी ना तो मेरे पास काफी कम सोना था, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने दम पर इतना सब जमा किया है और मैंने कभी अपने पति पर निर्भर होने का सोचा ही नहीं। इसलिए तुम भी आजाद होना सीखो। तुम सबने देखा है ना कि मेरे पति के मरने के बाद मेरे खुद के बेटे मुझे छोड़कर चले गए थे। अगर मेरे पास ये पैसा और सोना ना होता तो मैं आज किसी गरीब लाचार औरत की तरह दर बदर भटक रही होती। इसलिए मैंने अपने दम पर करीब 300 तोला सोना जमा किया है। अब इसे तुम चारों अपने अपने हिस्से में बांट लो, ये सब तुम्हारा है। ये सुनकर तो बहुएं खुश हो जाती हैं। फिर पन्नुताई सुरली से कहती है कि थोड़ा सा सोना ना दे पाने की वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया था ना। अब मैं कहती हूँ कि सुरली, तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी, वो भी एक अच्छे इंसान से। जिस पर सुरली भी अपने बच्चे का सोचकर मान जाती है। फिर पूरे गाँव में पंचायत बैठती है और रिवाज के हिसाब से सुरली अपने पति रूबा इडली को तलाक दे देती है। हालांकि ऐसे तलाक देने से गांव के लोग बातें बना रहे थे, लेकिन पन्नुताई के आगे कोई बोल नहीं पाता। इसके बाद पन्नुताई सुरली की शादी पेनी से करवा देती हैं, जो अब तक कुंवारा घूम रहा था और 12 तोला सोना जुटाते जुटाते उसके हाथ काफी सारा सोना लग गया। जिसके बाद पन्नुताई की पूरी फैमिली एक नई शुरुआत करती है और अब पन्नुताई ने गाँव वालों से भी लहजे में बात करनी शुरू कर दी। मतलब अब वो भी ज्यादा किसी को धमकाती नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ कर्ज वसूलने वाली औरत नहीं बल्कि औरतों को इज्जत से जीने का फॉर्मूला सिखाने वाली लेडी बन चुकी हैं। यहीं पर ये प्यारी सी मूवी खत्म होती है।